नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लेटरल एंट्री से अफसर बनाने का विज्ञापन अब वापस हो गया है। 17 अगस्त को 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन आता है और 20 अगस्त को वापस ले लिया जाता है। 24 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव सह निदेशक के लिए यह विज्ञापन निकाला गया था। 2016 में इन्हीं जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि बिना राजनीतिक सर्वसम्मति से यह योजना लागू नहीं होगी। 2024 में राजनीतिक विरोध के कारण इसके विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। योजना वापस अभी नहीं हुई है। सवाल है कि 2016 से लेकर 2024 के बीच राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने के लिए मोदी सरकार ने क्या किया और आरक्षण की याद अब क्यों आई। हम इस वीडियो में बात करेंगे इस पर भी कि क्या यूपीए के समय लेटरल एंट्री की तुलना मोदी सरकार के समय के लेटरल एंट्री से की जा सकती है। 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के विज्ञापन के बाद से ही इंडिया गठबंधन के दलों ने विरोध शुरू कर दिया। गठबंधन के बाहर के विपक्षी दलों ने भी विरोध किया और सरकार के भीतर से भी विरोध सुनाई दिया। 3 दिन के भीतर ही आईएएस के पदों पर 45 लोगों को साइड से घुसाने का विज्ञापन अब साइड लगा दिया गया। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने अपने इस तरह के कदम उठाए हैं और वापस लिए हैं। जैसे वक्फ बोर्ड विधेयक को जेसीपी में भेज दिया गया, ब्रॉडकास्ट बिल का ड्राफ्ट देकर कुछ लोगों को अब वापस मंगा लिया गया और लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी कर वापस ले लिया गया। इस वापसी को भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए कि अब विरोध की आवाज सुनाई भी देती है और सरकार तक पहुंच भी जाती है। किसके विरोध का असर हुआ है यह कहना मुश्किल है। कम से कम एक के विरोध का असर तो नहीं हुआ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं का बयान है। केसी त्यागी ने कहा, यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आरक्षण के आधार पर इसका विरोध किया। इसके पहले सरकार के ही सहयोगी दल और कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने भी आरक्षण के आधार पर लेटरल एंट्री का विरोध किया, मगर टीडीपी ने इसका समर्थन किया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इसका विरोध किया है। विपक्षी खेमे से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और मनोज झा ने इसका विरोध किया है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी विरोध किया है। सबके विरोध का आधार यही समझ में आया कि इसमें आरक्षण नहीं है, आरक्षण को समाप्त करने का यह एक नया तरीका हो गया है। इसके जरिए ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति का हक मारा जा रहा है। लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया गया है। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के विरोध में ट्वीट किया, तब उनकी आलोचना इस बात को लेकर की जाने लगी कि एससी एसटी वर्गीकरण पर ट्वीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लेटरल एंट्री पर बयान दे रहे हैं। यही नहीं, सरकार की तरफ से और सरकार के समर्थकों की तरफ से रिसर्च किया जाने लगा कि लेटरल एंट्री की नीति तो कांग्रेस के जमाने में आई। सोशल मीडिया पर एक तबका सरकार को बचाने में लग गया और इसके लिए कांग्रेस को दोषी बताने में काफी मेहनत कर रहा था। तभी सरकार ने कांग्रेस को ही दोषी बताते हुए अपना विज्ञापन वापस ले लिया और समर्थकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि नौकरशाही में बड़े पैमाने पर लेटरल एंट्री स्कीम के लिए कल शाम तक यानी 19 अगस्त तक केंद्रीय मंत्रियों द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोषी ठहराया जा रहा था। कुछ मेहरबान टिप्पणीकारों ने तो नेहरू को भी दोषी ठहरा दिया। अब वही मंत्री अचानक पटरी से उतर गए हैं और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को सामाजिक न्याय का हिमायती बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कि अब और अधिक बेनकाब हो चुके हैं। हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए और देश अपने मन की बात
विपक्ष के माध्यम से बोलता है, देश अपने मन की बात आपके अलाइज के माध्यम से बोलता है, मीडिया के माध्यम से तो खैर अब नहीं बोलता, लेकिन हम सब की बात सुनिए, इसी में आपका भला है। अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए। अब आप अलायंस में हैं, अब आप खुद बादशाहत दिखाकर जो मन में आए वो निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए अपने अलाइज की सुनकर निर्णय लिया करिए, ताकि वो निर्णय बार बार वापस ना लेना पड़े। मोदी सरकार के कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिख दिया है और इसे ट्वीट कर सार्वजनिक भी कर दिया है। उन्होंने इसमें विस्तार से बताया है कि सैद्धांतिक रूप से लेटरल एंट्री को 2005 के प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट में मंजूरी दी गई, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। 2013 के छठे वेतन आयोग में भी इस दिशा में सुझाव दिया गया। देखिए सरकार कितना पीछे जाती है अपने काम को उचित ठहराने के लिए या अपनी गलती पकड़े जाने पर दोष दूसरों पर मढ़ने के लिए। लेकिन उसके पहले और बाद में कई हाई प्रोफाइल लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश कराया गया, ये जितेंद्र सिंह अपने पत्र में लिखते हैं। इस पत्र में यह भी बताते हैं कि पहले की सरकारों में किन पदों पर लेटरल एंट्री से नियुक्ति की गई और उनमें आरक्षण का पालन नहीं किया गया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में भी आरक्षण नहीं था। पहले तदर्थ रूप में लेटरल एंट्री की व्यवस्था दी गई, जबकि हमने यानी एनडीए ने इसे व्यवस्था का रूप दिया और पारदर्शी बनाया। क्या वाकई ये सिस्टम पारदर्शी है? जरूर आरक्षण के आधार पर लेटरल एंट्री का विरोध हो रहा है, लेकिन क्या उस विरोध में यह शामिल नहीं कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है? मगर मंत्री जी कहते हैं यह पारदर्शी व्यवस्था है। सवाल है कि यूपीए ने आरक्षण नहीं दिया तो आपने क्यों नहीं दिया? आरक्षण नहीं देने का सवाल केवल लेटरल एंट्री को लेकर नहीं उठता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण हो रहा है, उससे आरक्षित पद समाप्त होते जा रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या इसका जवाब यही होगा कि यूपीए ने भी निजीकरण किया? तब फिर आज जितेंद्र सिंह ने लेटरल एंट्री को रद्द क्यों किया? कांग्रेस के समय आरक्षण नहीं दिया गया तो उनके समय से ऐसी गलती को क्यों इस बार दोहराई गई? आरक्षण नहीं देने की आलोचना आज से नहीं हो रही है। 2018 में जब इसका पहली बार विज्ञापन आया, तब से ही कई लोग इसके जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश के रूप में बताने लगे थे। 2018 में ही राजद नेता मनोज झा ने एशियन एज में लिखा था कि लेटरल एंट्री का सभी को मिलकर विरोध करना चाहिए। 2018 के एशियन एज में लेटरल एंट्री पॉलिसी के विरोध में सांसद मनोज कुमार झा का लेख है और देवांग दवे का समर्थन में लेख है। देवांग दवे के बारे में अखबार ने लिखा है कि वे भारतीय जनता युवा मोर्चा की आईटी और सोशल मीडिया समिति के राष्ट्रीय संयोजक हैं। देवांग दवे ने अपने आलेख में इसे प्रशासनिक स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे परिवर्तनकारी निर्णय बताया था। डीओपीटी के इस विज्ञापन के बारे में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि यह सबसे बढ़िया टैलेंट को आकर्षित करने का मौका है। इस पर मनोज झा ने लिखा कि अगर हम उन लोगों की बात पर ध्यान दें जिन्होंने पब्लिक पॉलिसी में निजी बिजनेस के हक में बदलाव किया, तो हम समझ पाएंगे कि एक झुकी हुई और आसानी से प्रभावित की जा सकने वाली प्रशासनिक सेवा की क्या अहमियत है। मनोज झा लिखते हैं कि मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण अफसर अपने प्रदर्शन में बेहतरी ना कर सकते हों। जिन लोगों ने आरक्षण पर काम किया है उनके लिए यह बहस नई नहीं है कि लेटरल एंट्री से मेरिट को बढ़ावा मिलेगा। वे लिखते हैं, मनोज झा लिखते हैं कि लेटरल एंट्री का प्रावधान साफ रूप से संविधान के सामाजिक न्याय के पक्ष के खिलाफ है। देखिए, आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा
और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला है, 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है। उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, इससे बाज आइए और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। 2018 में मनोज झा ने लिखा था, यह सामाजिक न्याय के पक्ष के खिलाफ है। उस वक्त कई बहुजन चिंतकों ने साफ साफ बिना लाग लपेट के कहा था, आरक्षण को खत्म करने का यह एक नया फॉर्मूला लाया गया है। जितेंद्र सिंह ने UPSC को पत्र लिखा है। उससे पता चल रहा है कि अगर सभी ने मिलकर आवाज नहीं उठाई होती तो सरकार नहीं सुनती, और यह भी समझ में आ रहा है कि आवाज तो पहले भी उठाई गई, तब सरकार ने क्यों नहीं सुना। 2018 में जब लेटरल एंट्री का विज्ञापन आया, तब क्या प्रधानमंत्री को आरक्षण का सिद्धांत याद नहीं आया? इस पत्र में, यानी 20 अगस्त के पत्र में जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें यकीन रखते हैं कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से मेल खानी चाहिए। खासकर आरक्षण के प्रावधानों के संबंध में प्रधानमंत्री के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण सामाजिक न्याय के फ्रेमवर्क का केंद्रीय बिंदु है, तत्व है। संविधान याद आ गया, कितना कुछ याद आ गया, संविधान की भावना याद आ गई, आरक्षण और सामाजिक न्याय का संबंध याद आ गया। 2018 से लेकर 2024 आ गया, यानी 6 साल लग गए याद आने में। जितेंद्र सिंह के पत्र से साफ है, वे राजनीतिक चिट्ठी लिख रहे थे। प्रशासनिक पत्र होता तो एक वाक्य में वापस ले लेते, लेकिन इस पत्र से आरक्षण की बहस फिर से तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री को आरक्षण की याद उस दिन आई है जब एक दिन बाद, यानी 21 अगस्त को बहुजन समाज के तमाम संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद अनुसूचित जाति जनजाति में आरक्षण के उपवर्गीकरण के विरोध में बुलाया गया है, लेकिन लेटरल एंट्री से लेकर आरक्षण के अन्य सवाल भी इसमें शामिल हैं। एक मुद्दा नॉट फाउंड सुटेबल NFS का है। विश्वविद्यालयों में लेक्चरर से लेकर प्रोफेसर के पद पर योग्य नहीं मिलने के कारण रिजर्व सीटों को अनारक्षित कर दिया जाता है। इसे लेकर भी भारी विरोध हो रहा है कि आरक्षण खत्म करने का यह भी एक प्रचलित तरीका बनता जा रहा है, मगर कोई यह सवाल नहीं उठाता कि इतने सारे जो वाइस चांसलर बने हैं वो किस आधार पर बना दिए गए। उनकी नियुक्ति तो भारत सरकार के भीतर सबसे बड़ी लेटरल एंट्री है, जहां केवल पसंद ही आधार नजर आता है। उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं और पिछड़ी जाति के हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितनी महिलाएं हैं, सरकार को बताना चाहिए। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं, और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है, और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन, यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है
All the vacancies are unreserved. Reservation orders are not applicable. ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है। जाहिर है 45 पदों की वैकेंसी को वापस लेकर मौजूदा सरकार आरक्षण के सवालों से बच नहीं सकती है। लोग बैंकों में होने वाली लेटरल एंट्री का डेटा भी निकालकर अब पूछेंगे इनमें कितनों को आरक्षण दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपनी ट्वीट में यही कहा है कि हर स्तर पर ऐसी रोक लगाने की जरूरत है। यानी सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि नए नए सवाल पैदा होने वाले हैं। मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव व निदेशक आदि के उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन व बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द, किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत, साथ ही दिनांक 1 अगस्त 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध SC/ST की पूर्व की आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने हेतु केंद्र संविधान संशोधन की कार्रवाई करे, जिसे लेकर कल इन वर्गों द्वारा भारत बंद का आह्वान, जिनसे इसे बिना कोई हिंसा के अर्थात शांतिपूर्ण करने की अपील की गई है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पत्र से यही लगा कि आरक्षण के बिना लेटरल एंट्री ठीक नहीं होगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आरक्षण दे दिया जाए तब लेटरल एंट्री की व्यवस्था ठीक कही जाएगी। मोदी सरकार के पहले के उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से लेटरल एंट्री को सिस्टम का पार्ट बनाया वो अलग मामला लगता है। पहले हम मोदी सरकार के दौर में यह सिस्टम कैसे आया उसकी बात करते हैं। अगस्त 2016 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसे लेकर सवाल पूछा था। 2009 में एक निजी संस्था पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी लिमिटेड ने रिपोर्ट प्रकाशित की कि भारतीय सिविल सेवा सबसे कमजोर है। इसी रिपोर्ट को लेकर थरूर ने पूछा, क्या लेटरल एंट्री का कोई प्रस्ताव है? इसके जवाब में 10 अगस्त 2016 को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह लिखते हैं, लिखित जवाब में कहते हैं, इस समय सिविल सेवा में लेटरल एंट्री की संभावना का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे मामलों में राजनीतिक सर्वसम्मति की जरूरत होती है। इसके लिए राजनीतिक सर्वसम्मति कैसे ली गई है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, यानी एंकर के पास। इसके ठीक एक साल के बाद अगस्त 2017 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है और उसके 11 महीने के बाद पहली बार लेटरल एंट्री के लिए DOPT की ओर से पहला सरकारी विज्ञापन जारी होता है। जितेंद्र सिंह के अगस्त 2016 के जवाब के ठीक 22 महीने के बाद 10 जून 2018 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने संयुक्त सचिव के 10 पदों पर लेटरल एंट्री का विज्ञापन जारी कर दिया। एक महीने बाद 18 जुलाई 2018 को लोकसभा के 6 सांसद लेटरल एंट्री को लेकर सरकार से सवाल पूछते हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बी विनोद कुमार, समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव, YSRCP के M श्रीनिवास राव, बीजेपी की अंजू बाला, AIADMK की महिला सांसद के मारागेदम, वायनाड से कांग्रेस के सांसद MI शानवास ने लेटरल एंट्री को लेकर सवाल पूछा। MI शानवास का उसी वर्ष निधन हो गया। सवाल पूछने वाली बीजेपी की सांसद अंजू बाला 2022 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी से निकाल दी गई। इन 6 सांसदों ने मिलकर पूछा कि क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि सरकार संयुक्त सचिव के पद पर निश्चित कार्यकाल के लिए लेटरल एंट्री लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह भी बताएं कि अलग अलग वर्गों से इसे लेकर किस तरह की चिंता जाहिर की गई और सरकार ने उन्हें दूर करने के लिए क्या किया। जवाब में जितेंद्र सिंह ने लिखित रूप से कहा है कि सरकार ने लेटरल एंट्री का फैसला कर लिया है। ऐसे प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध भारतीय नागरिकों को नियुक्त करने के लिए जो सरकार में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं, इन्हें 3 से 5 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि UPSC से इस पर सलाह मांगी गई है कि क्या लेटरल एंट्री से भरे जाने वाले पदों को प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों के तहत UPSC के सलाह मशवरे या कंसल्टेशन से छूट दी जाएगी। जितेंद्र सिंह ने 2016 में कहा, राजनीतिक सर्वसम्मति जरूरी है। पहले तो वे यही बताएं कि किस किस दल ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।
रामविलास पासवान उस समय बीजेपी के साथ थे, क्या उन्होंने दी थी? क्या नीतीश कुमार या मायावती ने सहमति दी थी कि आप बिना आरक्षण ऐसी भर्ती का सिस्टम ले आएं? और 6 सांसदों ने यह सवाल पूछा था कि किन किन वर्गों की तरफ से आपत्तियां आई हैं, उसका डिटेल दीजिए। तो उसका भी डिटेल फिर से देना चाहिए। लोकसभा में दिए गए जवाब में जितेंद्र सिंह बताते हैं, लेटरल एंट्री के जरिए जिन 10 पदों को भरने का विज्ञापन निकला है, उसके लिए वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं में काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं में काम करते हैं। इनके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय संगठनों में काम करते हैं। इन सबका अनुभव 15 साल का होना चाहिए। सरकार से पूछा जा सकता है कि अभी तक लेटरल एंट्री से जितने भी संयुक्त सचिव निदेशक बनाए गए हैं, उनमें से कितने राज्यों की सेवाओं से लिए गए, और राज्यों में काम कर रहे अधिकारियों को इन सेवाओं में, इन पदों में लाने के लिए लेटरल एंट्री की व्यवस्था क्यों बनाएगी? उसके लिए तो पहले से व्यवस्था होगी। सरकार यह भी बताए कि कितने स्वायत्त और संवैधानिक संस्थाओं से अफसर नियुक्त किए गए या सभी के सभी कॉरपोरेट सेक्टर से चुने गए, यह जानना जरूरी है। इनमें से कितने अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी से चुने गए। कहीं ऐसा ना हो कि केवल सजावट के लिए राज्य, केंद्र शासित और संवैधानिक संस्थाओं में काम करने वालों को आवेदन करने वालों में शामिल कर दिया गया हो। 2018 में आरक्षण का ख्याल क्यों नहीं आया? उस समय भी प्रधानमंत्री वही थे जो आज हैं। लेटरल एंट्री की प्रथा 2014 के पहले की सरकारों में रही है, लेकिन इस समय जिस लेटरल एंट्री की बात हो रही है, क्या दोनों एक समान हैं? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट किया है। पता चलता है कि सरकार लेटरल एंट्री समर्थक है और वो कांग्रेस के समय का उदाहरण देकर अपने इस कदम को सही भी ठहराना चाहती है। गालिब का एक शेर कोट करते हैं और लिखते हैं कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके कांग्रेस फिर से झूठ फैलाकर गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। लेटरल एंट्री की यह अवधारणा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की ही उपज है। यूपीए शासनकाल में 2005 में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किया गया। एनडीए सरकार ने यूपीए काल के एआरसी की सिफारिशों को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाली भूमिकाओं में अंतराल को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती का सुझाव दिया गया। वर्तमान में एनडीए सरकार द्वारा सभी भर्तियां मौजूदा नियमों, दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से यूपीएससी के माध्यम से की जा रही है। मगर सवाल यह था कि आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या 2014 से पहले के नामों की तुलना 2014 के बाद के लेटरल एंट्री से आए लोगों से की जा सकती है? इसका जवाब हमें एक लेख में मिलता है। मुकम्मल है या नहीं, हम इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, मगर इसका उल्लेख करना चाहते हैं। यह लेख 11 जुलाई 2018 का है, जो द हिंदू सेंटर पर मौजूद है। रिटायर्ड आईएएस और इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चांसलर अशोक वर्धन शेट्टी ने लिखा है। इसमें अशोक वर्धन ने लिखा है कि यह सही है कि सरकार में सीनियर लेवल पर लेटरल एंट्री पहले भी होती रही है। वी कृष्णमूर्ति, मंतोष सोढ़ी, डीवी कपूर, आरवी शाही और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, राकेश मोहन, विजय केलकर जैसे नाम भारत सरकार में सेक्रेटरी के पद पर काम कर चुके हैं। लेकिन सेक्रेटरी के स्तर पर 30 साल या उससे ज्यादा का अनुभव चाहिए होता है। उम्मीदवार के विषय क्षेत्र से जुड़े काम का आकलन आसान होता है, क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद उनका काम खुद उनकी गवाही देता है। ऐसे में लेटरल एंट्री के लिए सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना भी समझ आता है। लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी या उससे नीचे के लेवल पर उम्मीदवार अभी वर्क्स इन प्रोग्रेस ही होंगे और उनका काम अलग से निकलकर नहीं दिखेगा। और एक बात यह भी है कि सेक्रेटरी लेवल पर पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करने की सीधी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी या उससे नीचे के पद पर रहते हुए इसकी संभावना कम है। यहां तो आमतौर पर नीतियां लागू करने करवाने का काम ज्यादा होता है। फिर ऐसे में इस स्तर पर लेटरल एंट्री समझ में नहीं आती है। अशोक वर्धन शेट्टी का यह लेख लंबा है। लिखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि करियर सिविल सेवकों के अलावा अन्य लोगों को इन पदों पर नियुक्ति का अवसर दिया जाता है। आमतौर पर संयुक्त सचिव के पद पर ऐसे आईएएस या अन्य सिविल सेवकों को नियुक्त किया जाता है जिन्होंने करीब 20 साल तक काम किया हो। 2018 का विज्ञापन कार्मिक विभाग ने जारी किया था। इसलिए अशोक वर्धन शेट्टी ने लिखा,
चूंकि विज्ञापन डीओपीटी ने निकाला है, लेटरल एंट्री की नियुक्तियों की देखरेख भी डीओपीटी करेगा, मगर संयुक्त सचिव के पद के लिए जिस प्रकार की विश्वसनीयता चाहिए होती है वो यूपीएससी की चयन प्रक्रिया से ही मिल सकती है, इसलिए यह ठीक प्रथा नहीं है। अशोक वर्धन शेट्टी ने 2018 में ही लिख दिया था, लेटरल एंट्री चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में ऐसी नियुक्तियों की संख्या बढ़ने वाली है, और ऐसा हुआ भी। दूसरी बात है प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का, जिसका हवाला अर्जुन राम मेघवाल और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट और पत्र में दिया। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है, इसका टाइटल है रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। 27 पेज की रिपोर्ट में लेटरल एंट्री एक बार मेंशन है। उसमें तो यह भी लिखा है कि हर अफसर का 14 साल और 20 साल पूरे होने पर इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा, जिसके आधार पर इन्हें सेवा विस्तार दिया जाएगा। मोदी सरकार ने कई अफसरों को एक ही पद पर कई बार सेवा विस्तार दिया। एक अफसर को इतनी बार सेवा विस्तार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा। क्या इसके लिए भी मोदी सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट मान रही थी? क्या मोदी सरकार बताएगी कि कांग्रेस के समय बने प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सेवा विस्तार के बारे में जो कहा गया है उसे क्यों नहीं माना गया? वक्फ बोर्ड के समय भी सरकार अचानक से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देने लग गई। एक लेटरल एंट्री पूजा खेड़कर की भी रही है। मूल बात है कि आरक्षण का सवाल तब भी उठा था, मगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बार तो केवल ट्विटर पर ही नेताओं ने ऐतराज जारी किया और 24 मंत्रालयों, विभागों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की नियुक्ति का विज्ञापन वापस ले लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को सामाजिक न्याय और आरक्षण याद आ गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।